Hello guys, today my topic is role of vagus nerve and role of somatostatin in regulation of gastric secretion in gastric phase. ये actually leftover part है जो मैंने last class लिया था. Let's start with the role of vagus nerve and how it regulates the gastric secretion. Vagus nerve, 10th vagus nerve जो ग्लैंडुलर सेल्स पर एंड अप करती हैं, ये रिस्पॉन्सिबल है 50% ऑफ द गैस्ट्रिक सिक्रीशन. लेकिन जो स्टोमक के वॉल में सब मिकोसल लेयर में न्यूरॉन्स प्रेजेंट है जिनको हम कहते हैं सब मिकोसल प्लेक्सस, वो सब मिकोसल प्लेक्सस रेस्ट ऑफ द 50% जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है. वेगस नर्व इन ग्लैंडुलर सेल्स पर जो एंड अप कर रही हैं, इन पर ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट है. इन रिसेप्टर्स को कहते हैं M3 रिसेप्टर्स या मस्करेनिक रिसेप्टर्स. इन रिसेप्टर्स पर ये केमिकल रिलीज करती हैं एसिटाइल कोलिन, और एसिटाइल कोलिन इन रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद दीज सेल्स गेट स्टिमुलेटेड, गैस्ट्रिक सिक्रीशन टेक प्लेस. बट इन केस ऑफ जी सेल्स, वेगस नर्व एंडिंग जहाँ एंड अप कर रही हैं, ये रिसेप्टर्स जो हैं दे आर नॉट मस्करेनिक रिसेप्टर्स, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जब केमिकल्स इन रिसेप्टर्स पर एट्रोपिन केमिकल्स जब रिसेप्टर्स को ट्रीट किया जाता है एट्रोपिन केमिकल से, दीज रिसेप्टर्स बिकम इनसेंसिटिव टू द एसिटाइल कोलिन केमिकल रिलीज बाय द वेगस नर्व. बट व्हेन द एट्रोपिन वाज ट्रीटेड एट दिस प्लेस, जहाँ पर कि आपके जी सेल्स पर जो आपके रिसेप्टर्स हैं, तो वहाँ पर जो केमिकल्स रिलीज हुए दे डू नॉट गेट इनहिबिटेड, और जी सेल्स जो है दे आर एबल टू सीक्रेट द गैस्ट्रिन हार्मोन. जो केमिकल्स वेगस नर्व जो रिलीज कर रही हैं, दीज केमिकल्स आर गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड और बॉम्बेसिन. वेगस नर्व जो है वो पैराइटल सेल पर एक्ट करके पैराइटल सेल से रिलीज कराती हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इनका एक्शन जो पेप्टिक सेल्स पर है उन पेप्टिक सेल्स से रिलीज कराती हैं ये पेप्सिनोजन. एंड पेप्सिनोजन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कांटेक्ट में आती हैं, दे कन्वर्ट पेप्सिनोजन, क्योंकि इनएक्टिव है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कांटेक्ट में आने पर दे बिकम एक्टिव. वेगस नर्व का डायरेक्ट एक्शन ऑन द पैराइटल सेल्स फॉर द रिलीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. वेगस नर्व का इनडायरेक्ट एक्शन है बाय स्टिमुलेटिंग द जी सेल्स एंड बाय स्टिमुलेटिंग द एंट्राक्रोमोफिन लाइक सेल्स. जी सेल्स को ये स्टिमुलेट करती हैं तो जी सेल्स से आपका गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज होता है. गैस्ट्रिन हार्मोन थ्रू ब्लड गोज टू द पैराइटल सेल्स एंड गैस्ट्रिन हार्मोन पैराइटल सेल्स को स्टिमुलेट करती हैं फॉर द रिलीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. गैस्ट्रिन हार्मोन के एक्शन के लिए ऑन द पैराइटल सेल्स रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं. दीज रिसेप्टर्स आर कॉल्ड CCK2 रिसेप्टर्स. वेगस नर्व के टर्मिनल एंड्स जो एंड अप कर रही हैं ऑन द एंट्रोक्रोमोफिन लाइक सेल्स, वहाँ पर ये केमिकल्स इनको स्टिमुलेट करके जो केमिकल्स रिलीज करवाती हैं, दीज केमिकल्स आर कॉल्ड हिस्टामिन. एंड हिस्टामिन टिश्यू से नियर बाई टिश्यूज में जहाँ ये डिफ्यूज होकर के सेल से बाहर निकल रही हैं, ये डिफ्यूज होकर के दे गो टू द पैराइटल सेल, एंड यहाँ पर इनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, एंड दीज रिसेप्टर्स आर कॉल्ड H2 रिसेप्टर्स. तो ये H2 रिसेप्टर्स से बाइंड करके सीरीज ऑफ इंट्रासेलुलर केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करवाती हैं. अब हम देखेंगे कि जो 3 रिसेप्टर्स हैं, वन इज रिसेप्टर्स फॉर गैस्ट्रिन हार्मोन, सेकंड फॉर पैराइटल सेल्स पर गैस्ट्रिन हार्मोन के जो रिसेप्टर्स हैं, पैराइटल सेल्स पर जो हिस्टामिन के जो रिसेप्टर्स हैं, पैराइटल सेल्स के ऊपर में एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स हैं. इनका क्यूमुलेटिव एक्शन किस तरह से है, जिसके चलते ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्शन ऑफ गैस्ट्रिन हार्मोन ऑन द पैराइटल सेल. पैराइटल सेल के सरफेस पर GQ कपल्ड रिसेप्टर्स, दिस इज अ 7 पास रिसेप्टर्स जो इनके बेसल सरफेस पर जो प्रेजेंट है, ये रिसेप्टर्स इनसे गैस्ट्रिन हार्मोन बाइंड करती हैं, और इनसे जो GQ प्रोटीन अटैच है, दिस GQ प्रोटीन गेट्स एक्टिवेटेड. एंड GQ प्रोटीन के एक्टिवेशन के बाद ये इनर लीफलेट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पर प्रेजेंट है वन एंजाइम दैट इज PLC बीटा. ये GQ एक्टिव प्रोटीन इनको एक्टिवेट कर देती हैं. PLC बीटा को कहते हैं फास्फेटिडाइल आइनोसिटोल स्पेसिफिक फास्फोलाइपेज C बीटा. तो इनके एक्टिवेशन के चलते, PLCB के एक्टिवेशन के चलते, एक इनर लीफलेट मेम्ब्रेन पर एक सबस्ट्रेट प्रेजेंट है. दिस सबस्ट्रेट इज कॉल्ड एज PIP2 फास्फेटिडाइल आइनोसिटोल 4,5 बेस फास्फेट. अब इन पर ये PLCB इन पर एंजाइमेटिकली एक्ट करती है और इनको 2 फ्रैगमेंट्स में ब्रेक कर देती है. वन फ्रैगमेंट रिमेन्स अटैच टू द मेम्ब्रेन विच इज़ कॉल्ड एज डाईएसाइल ग्लिसरॉल, इसको कहते हैं डाईएसाइल ग्लिसरॉल. और दूसरा फ्रैगमेंट जो इसका है दैट इज़ नोन एज IP3 आइनोसिटोल 145
inositol 145 trisphosphate. Inositol 145 trisphosphate, inositol 145, और ये inositol 145 trisphosphate deep into the cytoplasm diffuse होकर के they bind with the endoplasmic reticulum receptor. और ये endoplasmic reticulum के ऊपर में जो receptors present हैं, actually endoplasmic reticulum is the storehouse of the calcium. और इनके ऊपर में जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, दिस रिसेप्टर इज कॉल्ड एज टेट्रामेरिक कैल्शियम चैनल, और इनसे जब ये बाइंड करती हैं दिस IP3 मॉलिक्यूल, देन दिस चैनल गेट्स ओपनड अप एंड इफ्लक्स ऑफ कैल्शियम टेक्स प्लेस, और कैल्शियम जो है इंट्रासाइटोसोलिक कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इंक्रीजेस. ये टेट्रामेरिक कैल्शियम चैनल्स को हम लोग राइनोडाइन रिसेप्टर्स भी कहते हैं, राइनोडाइन रिसेप्टर्स भी कहते हैं. अब ये जो कैल्शियम का कंसंट्रेशन जब बिल्डअप होता है तो ये कैल्शियम क्या करती हैं, ये कैल्शियम्स जो हैं वेसिकल्स इनके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, पैराइटल सेल्स के साइटोप्लाज्म में वेसिकल्स प्रेजेंट है, जो कि आपके हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज के हाइड्रोजन पोटेशियम पंप जो है वो इनके वेसिकल्स में प्रेजेंट है, हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप. और ये पंप के जो वेसिकल्स हैं कैल्शियम के कंसंट्रेशन बिल्डअप होने के चलते हैं ये मेम्ब्रेन में फ्यूज़ कर जाती हैं, और ये हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप जो है ये इंसर्ट हो जाती हैं ऑन द ल्यूमिनल सरफेस ऑफ द पैराइटल सेल. और इन पंप का काम क्या है, एक प्रोटॉन को बाहर निकालना और एक पोटेशियम को अंदर ले आना. इन पंप का काम है एक प्रोटॉन को बाहर निकालना और एक पोटेशियम को अंदर ले आना. डाईएसाइल ग्लिसरॉल जो ये प्रेजेंट है, जो एक कंपोनेंट बना PIP2 से, ये एक्टिवेट करता है एक एंजाइम को डेट इज़ कॉल्ड प्रोटीन काइनेज C. एंड प्रोटीन काइनेज C के एक्टिवेशन के चलते ये प्रोटीन काइनेज C क्या करते हैं, इन पंप्स को फास्फोराइलेट करा देते हैं फॉर इट्स एक्टिवेशन. इनका जब फास्फोराइलेशन होगा देन दीज पंप गेट्स एक्टिवेटेड. इनके फास्फोराइलेशन के चलते ये पंप जो है प्रोटॉन को ल्यूमिनल सरफेस से ये बाहर रिलीज करती हैं इन द ल्यूमेन ऑफ द स्टोमिक. तो हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप का एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन काइनेज C, एंड इनके ल्यूमिनल सरफेस पर इंसर्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन, कैल्शियम आयंस. सेकंड था कि वेगस नर्व का जो डायरेक्ट एक्शन है ऑन द पैराइटल सेल्स, दे बाइंड विद द मस्कारेनिक रिसेप्टर्स. मस्कारेनिक रिसेप्टर्स भी आपके GQ प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स हैं, दीज आर ऑल्सो 7 पार्स रिसेप्टर्स. एंड सिमिलर मैनर ये भी जिस तरह से गैस्ट्रिन सीरीज ऑफ चेन ऑफ रिएक्शंस जो हुए हैं यहाँ पर पैराइटल सेल्स के अंदर, उसी तरह से GQ प्रोटीन भी जो है कैल्शियम्स के कंसंट्रेशन को, साइटोसोलिक कंसंट्रेशन को इंक्रीज करती हैं एंड प्रोटीन काइनेज C का एक्टिवेशन करती हैं फॉर द एक्टिवेशन ऑफ दिस हाइड्रोजन इंसर्शन एंड एक्टिवेशन ऑफ द हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप. थर्ड रिसेप्टर्स जो है दैट इज़ फॉर हिस्टामिन. जैसे मैंने पहले बताया कि डायरेक्ट एक्शन है वेगस नर्व का M3R रिसेप्टर पर, मस्कारेनिक रिसेप्टर पर, लेकिन इनडायरेक्ट एक्शन है थ्रू गैस्ट्रिन हार्मोन एंड थ्रू हिस्टामिन. हिस्टामिन जो ये रिसेप्टर से बाइंड करती हैं तो ये G स्टिमुलेटरी प्रोटीन है. इट इज़ नॉट ए GQ स्टिमुलेटरी प्रोटीन, इट इज़ ए G स्टिमुलेटरी प्रोटीन. और ये क्या करती है G स्टिमुलेटरी प्रोटीन, मेम्ब्रेन के ऊपर में एक एंजाइम प्रेजेंट है, यहाँ पर एक एंजाइम प्रेजेंट है अगेन ऑन द इनर लीफलेट साइड ऑफ द मेम्ब्रेन. इस एंजाइम को कहते हैं एडिनाइलिल साइक्लेज एंजाइम, एडिनाइलिल साइक्लेज एंजाइम. और ये G स्टिमुलेटरी प्रोटीन के एक्टिवेशन उनके चलते जब हिस्टामिन बाइंड करते हैं इन रिसेप्टर से तो G स्टिमुलेटरी प्रोटीन गेट्स एक्टिवेटेड, और ये G स्टिमुलेटरी एक्टिवेटेड प्रोटीन एक्टिवेट कर देती है एंजाइम एडिनाइलिल साइक्लेज को, और एडिनाइलिल साइक्लेज ATP को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू साइक्लिक AMP. साइक्लिक AMP एक्टिवेट करती हैं प्रोटीन काइनेज A को, प्रोटीन काइनेज A को. एंड प्रोटीन काइनेज A अगेन इसका इंपॉर्टेंट रोल है इन फास्फोराइलेशन ऑफ दिस हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज, दैट इज एक्टिवेशन ऑफ दिस पंप फॉर द रिलीज ऑफ प्रोटॉन्स इनटू द ल्यूमेन ऑफ द स्टोमक. लेकिन ये मस्कारेनिक रिसेप्टर्स के एक्टिवेशन के चलते मेम्ब्रेन के ऊपर में, इस मेम्ब्रेन के ऊपर में बेसोलैटरल सरफेस पर जो कैल्शियम चैनल्स प्रेजेंट है, कैल्शियम चैनल्स प्रेजेंट है, इन कैल्शियम चैनल्स को एक्टिवेट कर देती हैं, जिसके चलते जो इंटरस्टिशियल स्पेस में जो कैल्शियम है वो कैल्शियम्स जो है उनका इन्फ्लक्स स्टार्ट हो जाता है इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द पैराइटल सेल्स. एंड कैल्शियम अगेन
along with the calcium release due to the action of the acetylcholine, calcium release due to the action of the gastrin hormone, और ये total amount of calcium जो intercellular calcium concentration build-up हुए, ये vesicles जो हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase पम्प कंटेनिंग वेसिकल्स है, इनको फ्यूज़ करा करके प्रोटॉन्स को रिलीज़ कराने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि पैराइटल सेल से हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सिक्रीशन, स्टोमक के ल्यूमेन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो सिक्रीशन हो रहा है, ये क्यूमुलेटिव एक्शंस हैं इन 3 सिक्रेटोगॉक्स का, सिक्रेटोगॉक्स गैस्ट्रिन, सिक्रेटोगॉक्स एसिटाइलकोलिन एंड हिस्टामिन, इनके क्यूमुलेटिव इफेक्ट के चलते ही दीज पैराइटल सेल्स दे रिलीज hydrochloric acid into the lumen of the stomach. One more important thing कि प्रोटीन काइनेज ए एंजाइम के फॉर्मेशन के चलते हैं ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन इंसर्शन ऑफ द चैनल्स, क्लोराइड चैनल्स ऑन द ल्यूमिनल सरफेस। क्लोराइड चैनल्स को ल्यूमिनल सरफेस पर इंसर्ट करने का ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्लोराइड भी आपके निकल करके ल्यूमेन ऑफ द स्टोमक में आते हैं एंड दे फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऐसा देखा गया कि अगर वन ऑफ द रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दिया जाए देन द अमाउंट ऑफ एम्पल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज़ टू बी रिलीज फॉर इट्स इफेक्टिव एक्शन इन द ल्यूमेन ऑफ द स्टोमक वो नहीं हो पाता है। तो ऐसा एक्सपेरिमेंटली ऐसा प्रूव किया गया कि एसिटाइल हिस्टामिन जो रिसेप्टर्स हैं, हिस्टामिन रिसेप्टर्स पर एंटी हिस्टामिन ड्रग्स का दे करके इस रिसेप्टर्स को ब्लॉक किया गया। एंटी हिस्टामिन ड्रग्स यहाँ पर जो अप्लाई किया गया वो एंटी हिस्टामिन ड्रग्स हैं, एंटी हिस्टामिन ड्रग्स। फॉर एग्जांपल साइमेटिडिन, रेनिटिडिन, रॉक्साटिडिन, फोमाटिडिन, ये फ्यू आपके एंटी हिस्टामिन ड्रग्स हैं। अगर कोई भी एंटी हिस्टामिन ड्रग्स इन रिसेप्टर्स पर उनको ट्रीट किया जाता है तो ये रिसेप्टर्स ब्लॉक्ड हो जाते हैं, हिस्टामिन का एक्शन नहीं हो पाता है। तब देखा गया क्या रिसेप्टर्स के ब्लॉक होने के चलते एम्पल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन नहीं हो पाता, डेट सिक्रीशन गेट्स इनहिबिटेड। तो यहाँ पर तीनों फैक्टर्स, चाहे गैस्ट्रिन के रिसेप्टर्स को इनहिबिट कर दें, चाहे एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स को इनहिबिट कर दें, इन दैट केस आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन इनहिबिट हो जाता है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर क्या है कि एसिटाइलकोलिन जो है ये पोटेंशिएट करता है, एनहांस करता है एक्टिविटी ऑफ द गैस्ट्रिन, एंड एसिटाइलकोलिन आल्सो पोटेंशिएट्स द एक्शन ऑफ द हिस्टामिन रिसेप्टर्स। हिस्टामिन जो केमिकल बाइंड कर रहे हैं उनके एक्शन को पोटेंशिएट करने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एसिटाइलकोलिन। साथ ही साथ हिस्टामिन भी जो है जो यहाँ पर बाइंड कर रहे हैं रिसेप्टर से, ये पोटेंशिएट करते हैं एसिटाइलकोलिन बाइंडिंग रिसेप्टर के एक्शन को, एंड गैस्ट्रिन जो यहाँ पर बाइंड करके इन रिसेप्टर्स का जो एक्शन है उन एक्शन को भी ये एक्टिवेट करते हैं दिस हिस्टामिन। तो एसिटाइलकोलिन पोटेंशिएट्स द एक्शन ऑफ गैस्ट्रिन एंड पोटेंशिएट्स द एक्शन ऑफ हिस्टामिन, हिस्टामिन पोटेंशिएट्स द एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन एंड हिस्टामिन पोटेंशिएट्स द एक्शन ऑफ गैस्ट्रिन। और इन सब के क्यूमुलेटिव इफेक्ट के चलते एम्पल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड गेट्स रिलीज इनटू द ल्यूमेन ऑफ द स्टोमक। नाउ कमिंग टू द पेप्टिक सेल्स पर भी आपके पेप्टिक सेल्स के अंदर न्यूमरस वेसिकल्स प्रेजेंट है, न्यूमरस वेसिकल्स प्रेजेंट है, एंड दीज वेसिकल्स कंटेन पेप्सिनोजन इन एक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीलाइटिक एंजाइम, इन वेसिकल्स में प्रेजेंट है। तो GQ प्रोटीन सिमिलरली जैसा कि वहाँ पर हमने GQ का एक्शन देखा, ये इंट्रासाइटोसोलिक कैल्शियम लेवल्स को का कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर देती हैं। इंट्रासाइटोसोलिक कैल्शियम के लेवल इंक्रीज़ होने के चलते दीज वेसिकल्स कंटेनिंग न्यूमरस अमाउंट्स ऑफ पेप्सिनोजन एंजाइम दे फ्यूज विद द वेसिकल्स एपिकल सरफेस ऑफ द पेप्टिक सेल्स, एंड थ्रू एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस ये केमिकल्स ल्यूमेन ऑफ द स्टोमक में रिलीज़ कर देती हैं। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्शन पर पेप्सिनोजन विच इज़ इनएक्टिव फॉर्म, और ये इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कांटेक्ट में आती हैं देन दे कन्वर्ट इनटू एक्टिव पेप्सिन, एंड एक्टिव पेप्सिन it acts on the protein and breaks them into peptides. Peptides are smaller fragments of the protein. Now what are the factors which causes hydrochloric acid secretion and what are the factors which inhibits hydrochloric acid? There are certain factors जैसा कि हमने देखा कि gastrin hormone, it stimulates the release of the hydrochloric acid. Second is acetylcholine.
नेक्स्ट इज हिस्टामिन। ये तीनों सिक्रेटोगॉग्स हैं जो कि दीज आर 3 सिक्रेटोगॉग्स जो कि आपके पैराइटल सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं फॉर द रिलीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके अलावा देयर आर सर्टेन फैक्टर्स which inhibits the release of hydrochloric acid. These factors are low pH in the lumen of the stomach. Second is epidermal growth factor. Second is tumor growth factor beta, somatostatin and prostaglandin. These factors inhibits hydrochloric acid secretion. और कुछ फैक्टर्स हैं जो कि गैस्ट्रिन सिक्रीशन में हेल्प करती हैं। वो फैक्टर्स हैं वेगल स्टिमुलेशन, कॉफ़ी एंड अल्कोहल, पेप्टाइड प्लस एमिनो एसिड्स, पोटेंट एमिनो एसिड्स जो कि गैस्ट्रिन सिक्रीशन में हेल्प करती हैं। दीज पोटेंट एमिनो एसिड्स आर फिनाइल एलानिन एंड ट्रिप्टोफैन। इसके बाद है एनसेफेलिन, बॉम्बेसिन एंड डिस्टेंशन ऑफ द स्टोमिक वॉल। स्टोमिक वॉल में जब फूड आता है तो स्टोमिक वॉल इट गेट्स डिस्टेंडेड और डिस्टेंशन के चलते जो आपके जी सेल्स हैं दे स्टार्ट रिलीजिंग गैस्ट्रिन हार्मोन। तो ये सर्टेन फैक्टर्स हैं जो कि आपके गैस्ट्रिन हार्मोन के रिलीज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं कि जो गैस्ट्रिन सिक्रीशन को इनहिबिट करते हैं। ये फैक्टर्स कौन कौन से हैं? लो पीएच, सोमैटोस्टैटिन, सिक्रेटिन, वासोएक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ग्लूकागॉन एंड कैल्सिटोनिन। ये सर्टेन फैक्टर्स हैं जो कि गैस्ट्रिन सिक्रीशन को इनहिबिट करते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट हाउ वेगस नर्व स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ hydrochloric acid into the lumen of the stomach. Now coming to the enteral D cells and corpus D cells which release somatostatin, and this somatostatin has got inhibitory impact on the release of the gastric secretion. तो ये enteral region में जो D cells present है, ये enteral region में जो D cells present है, इनके ऊपर में certain receptors present है, and these receptors are called as chemoreceptors. इनके सरफेस पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं एंड दीज रिसेप्टर्स आर कॉल्ड कीमोरिसेप्टर एंड दीज कीमोरिसेप्टर्स हैज़ द एबिलिटी टू जज द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोटॉन इन द ल्यूमेन ऑफ द स्टोमक। अगर प्रोटॉन का कंसंट्रेशन हैज़ इंक्रीज ट्रेमेंडसली और यू कैन से दैट द pH of the stomach has come down less than 3 pH, if the pH has come down less than 3 then these chemoreceptors get stimulated क्योंकि ये प्रोटॉन यहाँ पर इनसे आकर के बाइंड करती हैं। हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन बाइंड्स विद दिस रिसेप्टर्स और इन रिसेप्टर्स से बाइंड करने के बाद दीज सेल्स गेट स्टिमुलेटेड एंड दे रिलीज सोमैटोस्टैटिन इन द ब्लड। तो एंट्रल डी सेल्स का स्टिमुलेशन इज increased level of proton in the lumen of the stomach, or when the pH gets below 3 then these cell get stimulated and somatostatin gets released in the blood. और ये somatostatin का एक्शन डायरेक्ट एक्शन है on the parietal cells and indirect एक्शन है for the release of the hydrochloric acid. Somatostatin via blood goes to the direct action क्या है? ये जाती हैं parietal cells पर, parietal cells के रिसेप्टर्स से बाइंड करती हैं और इन रिसेप्टर्स को कहते हैं SST रिसेप्टर्स, SST रिसेप्टर्स, और इन रिसेप्टर्स से बाइंड करके ये इनहिबिट करती हैं फॉर द रिलीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सिक्रीशन को ये इनहिबिट करती हैं। तो ये इनका डायरेक्ट एक्शन हुआ ऑन द पैराइटल सेल्स। सोमैटोस्टैटिन अगेन गोज टू द जी सेल्स, इनका इनडायरेक्ट एक्शन है, जी सेल्स पर जाती हैं, जी सेल्स पर अगेन यहाँ पर SST रिसेप्टर्स प्रेजेंट है और ये गैस्ट्रिन हार्मोन के सिक्रीशन को इनहिबिट कर देती हैं। अगर गैस्ट्रिन हार्मोन ब्लड में नहीं आएंगे दे विल नॉट एक्ट ऑन द पैराइटल सेल्स एंड पैराइटल सेल्स से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन इनहिबिट हो जाएगा। इस तरह से सोमैटोस्टैटिन इनका एक्शन डायरेक्ट एक्शन है ऑन द पैराइटल सेल्स एंड इनडायरेक्ट एक्शन है ऑन द इनडायरेक्ट एक्शन से हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सिक्रीशन को इनहिबिट करते हैं बाय इनहिबिटिंग द सिक्रीशन ऑफ द गैस्ट्रिन हार्मोन। इसके बाद कॉर्पस डी सेल्स जो प्रेजेंट है, ये कॉर्पस डी सेल्स आपके कॉर्पस पार्ट, बॉडी पार्ट जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं बॉडी ऑफ द स्टोमक में, वहाँ पर ये डी सेल्स प्रेजेंट हैं और इनका स्टिमुलेशन इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोटॉन इन द स्टोमक। अगर pH इज गेटिंग लो दीज सेल्स विल नॉट गेट स्टिमुलेटेड। इन सेल्स को कौन स्टिमुलेट करती है फॉर द रिलीज ऑफ हिस्टामिन? कॉर्पस डी सेल्स, दे आल्सो रिलीज हिस्टामिन इन द ब्लड। लेकिन इसके पहले एक बात बता दूं कि जो वेगस नर्व के टर्मिनल एंड्स कॉर्पस डी सेल्स पर और एंट्रल डी सेल्स पर जो है,
एंट्रल डी सेल्स एंड कॉर्पस डी सेल्स पर है, इनका वेगस नर्व का इनका इनहिबिटरी एक्शन है। तो ये सोमेटोस्टैटिन रिलीज नहीं करेंगे इन द ब्लड जब वेगस नर्व स्टिमुलेटेड है। तो इसका मतलब कि कॉर्पस डी सेल्स है, सोमेटोस्टैटिन का रिलीज होना, दिस वेगस नर्व हैज़ टू बी इनहिबिटेड। तो वेगस नर्व का इनहिबिशन जो है दैट डिपेंड्स अपॉन another neuron which is sympathetic neuron। मैंने इसके पहले क्लास में कहा था कि वेगस नर्व वो स्टिमुलेट करती हैं ग्लैंडुलर सेल्स को, एंड सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स का क्या है, इनहिबिशन है ग्लैंडुलर सेल्स का। लेकिन सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स का डायरेक्ट एक्शन ऑन द ग्लैंडुलर सेल्स नहीं है। सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स वो क्या करती हैं, वेगस नर्व को इनहिबिट कर देती हैं, इसके चलते ग्लैंडुलर सेल का सिक्रीशन जो है दैट गेट्स इनहिबिटेड। तो यहाँ पर सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स कब एक्टिवेट होंगे, अगर सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स को हम एक्टिवेट कर देते हैं तो वेगस नर्व विल गेट इनहिबिटेड। वेगस नर्व इनहिबिट हो जाएंगे तो जो कॉर्पस डी सेल्स हैं उन पर जो इनहिबिशन है फॉर द रिलीज ऑफ सोमेटोस्टैटिन, वो इनहिबिशन will be removed and these cells will start secreting somatostatin in the blood। तो ये sympathetic neurons के stimulation depends करते हैं certain factors पर। These factors are जैसे for example depression, during depression sympathetic neurons get activated, stress, anxiety, fear, fever and emotional upset, then these sympathetic neurons get activated and it has got an inhibited role on the 10th vagus nerve। इसके चलते जब 10th vagus nerve inhibit हो जाएंगे, then these corpus D cell they will start releasing somatostatin। और ये जो somatostatin रिलीज करती हैं इनका एक्शन सिर्फ एक सेल पर है, that's somatostatin acts on एंट्रोक्रोमोफिन लाइक सेल्स। यहाँ पर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं ये रिसेप्टर्स अगेन एसएसटी रिसेप्टर्स प्रेजेंट है ऑन एंट्रोक्रोमोफिन लाइक सेल्स, और ये एंट्रोक्रोमोफिन सेल्स को स्टिमुलेट करती हैं फॉर द रिलीज ऑफ हिस्टामिन। एंड हिस्टामिन को अगर ये इनहिबिट कर देंगे तो हिस्टामिन विल नॉट बी एबल टू बाइंड विद द पैराइटल सेल, एंड पैराइटल सेल से बाइंड करके वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज नहीं कर सकेंगे। तो ये एक्शन था कि कॉर्पस डी सेल्स एंड एंट्रल डी सेल्स इनका इनहिबिटरी रोल है फॉर द रिलीज ऑफ द गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन। एंट्रल डी सेल्स वो डायरेक्ट एक्शन है ऑन द पैराइटल सेल्स, एंड पैराइटल सेल्स से हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सिक्रीशन को इनहिबिट करती हैं, वेयर एज इनडायरेक्ट एक्शन जो है वो गैस्ट्रिन हार्मोन के सिक्रीशन को इनहिबिट कर देती हैं, एज वेल एज वो गैस्ट्रिन सिक्रीशन को ही सिर्फ इनहिबिट करती हैं। लेकिन जो आपके कॉर्पस डी सेल्स से हिस्टामिन रिलीज हो रहे हैं वो एंट्रोक्रोमोफिन लाइक सेल्स को इनहिबिट करती हैं फॉर द रिलीज ऑफ द हिस्टामिन। और हिस्टामिन का एक्शन जो है वो इन सेल्स पर पैराइटल सेल्स पर नहीं हो पाता है, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन नहीं हो पाता है। तो दिस वाज अबाउट सोमेटोस्टैटिन रोल ऑन ग्लैंडुलर सेल्स फॉर इनहिबिशन ऑफ द गैस्ट्रिक सिक्रीशन। मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ द इंट्रिंसिक फैक्टर। जैसा कि आपको पता होगा कि इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ से रिलीज़ होती हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर पैराइटल सेल से ही रिलीज़ होती हैं जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो सेल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ करती हैं। तो पैराइटल सेल्स आर द सोर्स ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, पैराइटल सेल्स आर द सोर्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऐसा देखा गया है कि इन क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, पैराइटल सेल्स वन ऑफ द ग्लैंडुलर सेल्स जो स्टोमक वॉल में है, दे आर द सोर्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज वेल एज दे आर द सोर्स ऑफ द इंट्रिंसिक फैक्टर। और इंट्रिंसिक फैक्टर जो रिलीज करती हैं, ये इंट्रिंसिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है फॉर विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इलियम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस केस में देखा गया है पैराइटल सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, एंड इफ पैराइटल सेल्स गेट डिस्ट्रक्शन देयर विल बी नो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टोमक, एंड दिस phenomena is called achlorhydria. Achlorhydria means absence of hydrochloric acid in the lumen of the stomach due to destruction of the parietal cells in chronic gastritis। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैराइटल सेल्स नहीं तो इंटेंसिव फैक्टर भी नहीं है। अगर इंटेंसिव फैक्टर नहीं है तो विटामिन B12 का हमारा इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, एंड विटामिन B12 का अगर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा देन दिस B12 के चलते, डेफिशिएंसी ऑफ B12 के चलते बोन मैरो में RBC मैच्योरेशन विल नॉट टेक प्लेस, और इसके चलते एक डिजीज़ होगी डेट इज़ कॉल्ड
परनीशियस एनीमिया। तो एक पैराइटल सेल्स के डिस्ट्रक्शन के चलते हैं, एक तो एक क्लोराइडिया बीमारी हो रही है और एक सेकंड इज परनीशियस एनीमिया। अब मैं नेक्स्ट आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हाउ स्टोमिक वॉल itself protects from the action of the hydrochloric acid. Corrosive action of the hydrochloric acid से stomach का wall अपने आप को कैसे protect करता है? How the stomach protects its wall against corrosive action of hydrochloric acid. Stomach कैसे hydrochloric acid के corrosive एक्शन से अपने अंडरलाइंग टिश्यूज़ को वो प्रोटेक्ट करता है। तो स्टोमिक के सरफेस पर जो टिश्यूज़ एपिथेलियल सेल्स हैं, ये एपिथेलियल सेल्स म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स हैं, दे आर म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स, या इनको हम कह सकते हैं फोवियोलर सेल्स। दीज सेल्स दे सिक्रेट म्यूकस in the lumen of the stomach, and lumen of the stomach जो internal wall of the stomach है उसके ऊपर thick coating of the mucus है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से stomach के अंडरलाइंग टिश्यूज़ को प्रोटेक्शन देता है। तो ये म्यूकस, ये जो सेल्स हैं कैसे वो म्यूकस सिक्रेट कर रहे हैं, वो प्रोसेस क्या है वो मैं बतलाऊँ आपको कि इन सेल्स के अंदर हमेशा एक केमिकल रिएक्शन इज़ गोइंग ऑन। ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ब्लड से, दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके दे फॉर्म कार्बोनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्राइज, एंड H2CO3 वो तुरंत डिसोशिएट कर जाते हैं इनटू H प्लस SCO3 प्लस H जो है ड्यू टू इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट H डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड, और SCO3 जो है वो ल्यूमिनल सरफेस पर एक्सचेंजर पंप्स है जो कि क्लोराइड आयंस को फ्रॉम द ल्यूमेन अंदर की ओर लेते हैं एंड बाइकार्बोनेट आयंस को ऑन द ल्यूमिनल सरफेस एक्सपोर्ट आउट कर देते हैं, एंड दीज क्लोराइड आयंस अगेन ड्यू टू इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट दे एंटर इनटू द ब्लड। ल्यूमिनल सरफेस जो ये फोविलर सेल्स हैं, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स हैं, इनके ल्यूमिनल सरफेस पर एक इम्पॉर्टेंट ग्लाइकोप्रोटीन लेयर प्रेजेंट है, थिक ग्लाइकोप्रोटीन लेयर प्रेजेंट है, जिनको कहते हैं, इस कोटिंग को कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं, फोविलर सेल्स हैं, इनके ल्यूमिनल सरफेस पर एक ग्लाइकोप्रोटीन का थिक कोटिंग है, और इस ग्लाइकोप्रोटीन को कहते हैं, कोटिंग को कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। और जो भी बाइकार्बोनेट आयंस रिलीज होते हैं दे रिमेन एम्बेडेड इन दिस ग्लाइकोकैलिक्स कोट। तो आपके बाइकार्बोनेट आयंस मेनली प्रेजेंट हैं ऑन द ल्यूमिनल सरफेस, और थिक म्यूकस कोटिंग यहाँ पर जो है, यहाँ का जो pH है ड्यू टू बाइकार्बोनेट आयंस दैट इज अबाउट 7, ये 7 pH है यहाँ का। बट बियॉन्ड दिस ग्लाइकोकैलिक्स कोट जब ऊपर की ओर जाते हैं तो म्यूकस का थिन कोटिंग ऑफ म्यूकस इज देयर। यहाँ पर म्यूकस का कोटिंग जो है इट इज़ वेरी थिन, म्यूकस कंसिस्टेंसी इज थिन above the glycocalyx coat। ये एपिथेलियल सेल्स के ल्यूमेन में सिंथेसाइज होती हैं म्यूसिन प्रोटीन, एंड म्यूसिन प्रोटीन्स दे आर स्टोर्ड इन द वेसिकल्स। ये एपिथेलियल सेल्स के पास कैपेसिटी है कि दीज एपिथेलियल सेल्स दे सिंथेसाइज म्यूसिन प्रोटीन, और म्यूसिन प्रोटीन ये वेसिकल्स में स्टोर करके रखते हैं, एंड टाइम टू टाइम दीज म्यूसिन प्रोटीन containing vesicles they fuse with the apical surface of these foveolar cells, and they release as mucin in the glycocalyx coat, and mucin when get mixed with water they form mucus। यहाँ पर mucin जो प्रोटीन रिलीज हो रही है by these vesicles, और ये mucin जब वाटर से मिक्स हो जाती हैं, ये mucin जब वाटर से मिक्स हो जाती हैं they form mucus। तो ग्लाइकोकैलिक्स के ट्रैपिंग के चलते, इस कोट के चलते, बुशी कोट के चलते, यहाँ पर म्यूकस का थिक कंसिस्टेंसी है, थिक कोटिंग है म्यूकस का, जेल लाइक म्यूकस है, बट अबव दिस कोट
this glycocalyx coat, जो mucus का जो layer है that is very thin, and above this mucus layer phospholipid layer is there, phospholipid layer is there जिनके hydrophobic end faces the luminal surface. ये phospholipid layer और इनके hydrophobic ends जो कि luminal surface को face करते हैं. This is the lumen of the stomach. Lumen of the stomach pH जो है generally it is 2 to 3 pH. अब यहाँ पर ल्यूमेन में कंसंट्रेशन प्रोटॉन का हाई है, क्लोराइड आयंस आर देयर, एक्टिव पेप्सिन इज देयर विच इज़ डाइजेस्टिंग द प्रोटीन. ये जो सब्सटेंसेस हैं फास्फोलिपिड लेयर, इनके हाइड्रोफोबिक एंड इनको पेनिट्रेट नहीं होने देते हैं इन द म्यूकस लेयर और इनको ये रिपेल करती रहती हैं, रिपेल कर देते हैं, इनको पेनिट्रेट करके इस म्यूकस में आने नहीं देते. बट स्टिल क्लोराइड आयंस दे डिफ्यूज इन, ये अंदर आ जाती हैं और इस म्यूकस लेयर के थिक लेयर में आने के बाद ये बाइकार्बोनेट आयन के एक्सचेंज में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. उसी तरह से प्रोटॉन जो हैं वो जब एंटर करती हैं, प्रोटॉन जब एंटर करती हैं, सिमिलरली जब प्रोटॉन्स एंटर करती हैं इन थिक म्यूकस कोट में, दीज प्रोटॉन्स बाइंड विद द बाइकार्बोनेट आयंस एंड बाइकार्बोनेट आयन से ये रिएक्ट करके दे फॉर्म H2CO3 जो कि रिएक्ट करके बनाती है H2CO3. H2CO3 तुरंत डिसोशिएट कर जाते हैं इनटू H2O प्लस CO2 एंड CO2 दे एंटर इनटू द सेल एंड सेल में एंटर करने के बाद दे अगेन रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड H2CO3 जो कि डिसोशिएट हो जाते हैं इनटू H प्लस HCO3. HCO3 इज अगेन ल्यूमिनल सरफेस पर आकर के ग्लाइकोकैलिक्स कोट में वो एडिशनल कंसंट्रेशन बिल्डअप करती हैं H2CO3 की एंड दीज प्रोटॉन्स दे डिफ्यूज इनटू द ब्लड. तो इस तरह से अगर कोई भी प्रोटॉन्स एंटर कर रही हैं वो यहाँ के pH को ये ऑल्टर नहीं कर पाती हैं क्योंकि यहाँ बाइकार्बोनेट आयंस का थिक कंसंट्रेशन होने के चलते, हाई कंसंट्रेशन होने के चलते दे रिएक्ट विद द बाइकार्बोनेट आयन एंड अगेन दे हेल्प इन बिल्डिंग अप कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा बाइकार्बोनेट आयंस इन द ल्यूमिनल सरफेस, ये प्रोटॉन जो है. और साथ ही साथ अगर इफ़ पेप्सिन एंटर्स इनटू दिस थिक कोट, डिफ्यूज़ करके अंदर आ जाती हैं, इस कोट में आ जाती हैं, देन ड्यू टू हाई pH 7 pH पेप्सिन दे गेट कन्वर्टेड इनटू पेप्सिनोजन. पेप्सिन ड्यू टू हाई pH दे कन्वर्ट इनटू इनएक्टिव पेप्सिनोजन. अरे इनका फिर रिवर्सल नहीं है, एक बार ये एक्टिव पेप्सिन इनएक्टिव पेप्सिनोजन में कन्वर्ट हो जाती हैं, दे नेवर बिकम एक्टिव पेप्सिन. तो इस तरह से जो गैस्ट्रिक ल्यूमेन के जो सरफेस है वहाँ पर थिक कोट ऑफ म्यूकस होने के चलते एंड वहाँ का pH इज़ 7 to 7.5, इस pH के चलते जो हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो अंडरलाइंग टिश्यूज़ एपिथेलियल सेल्स जो हैं उनका डिस्ट्रक्शन नहीं कॉज कर पाती हैं. ओके गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन इन गैस्ट्रिक फेज. Bye.